बीच में ये डिस्कनेक्ट हो गया था, तो यहाँ पर काफ़ी पोर्शन निकल गया है, इसका डिस्कनेक्ट हो गया था। लेकिन इसीलिए मैं उस बात को मैं दोबारा बोलूँगा कि जब हम आपसे बात बता रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार हम प्राचीन भारत में भी देख सकते हैं, तो अभी हमने आपके सामने रामायण के बारे में आपसे वार्ता किया। रामायण काल में क्या होता था, उसके पश्चात आपसे महाभारत काल में और मनुस्मृति के बारे में बात हुई। और अब यहाँ जो बात है वो ये है कि आचार्य कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में इस बात का सम्यक वर्णन किया है, इसका वृत्तांत दिया है कि एक शासक के द्वारा अपने दूतों की कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए। आचार्य कौटिल्य का मानना है कि किसी भी राज व्यवस्था में किसी भी शासक के लिए दूतों का महत्व बहुत महत्व होता है। मैसेंजर्स होल्ड लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू अ किंग। अब देखिए, कभी उसको दूत कहा गया, कभी उसको राजदूत कहा गया। दोनों एक ही चीज है, बाय एंड लार्ज बोथ आर सेम। लेकिन जब हम राजदूत इस शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका तात्पर्य है कि ऐसा दूत जो राजा के द्वारा भेजा जाता है, जो ऐसा दूत जो राजा का प्रतिनिधित्व करता है। Such a messenger who has been sent by a king or who is representing his king in the court of the other king। एक ऐसा दूत जो अपने राजा का प्रतिनिधित्व कर रहा है या राजा के द्वारा भेजा गया है दूसरे राजा के दरबार में, दूसरे राजा के राजप्रसाद में, महल में, इसलिए उसको कहा जाता है राजदूत कहा जाता है। राज्ञा दूता इति राजदूता, अतः जो राजा का दूत है वही राजदूत कहलाएगा, और उसको सामान्य भाषा में हम दूत कहते हैं। इसलिए आचार्य कौटिल्य ने कहा कि दूत का बड़ा महत्व होता है। हम देखिए, जब हम दूतों के बारे में बात करते हैं, इसको आधुनिक भाषा में इसको एनवॉयस कहा जाता है। एनवॉयस, ENVOYS, इसको एनवॉयस कहते हैं। या इनवॉइस एक सामान्य भाषा है, लेकिन इनवॉइस को जब हम कैटेगराइज कर देते हैं, इसका वर्गीकरण करते हैं, तो हम इसको हाई कमिश्नर्स कहते हैं आज की भाषा में, या इसको एम्बेसडर्स कहते हैं, इसको पेपल लीगेट्स भी कहते हैं। पेपल, PAPAL, यानी जो पोप का जो दूत होता है उसका एक विशिष्ट नाम है, उसे कहते हैं पेपल लीगेट्स, LEGATES, पेपल लीगेट्स। उसको नंसियोस भी कहते हैं, नंसियोस, NUNCIOS, नंसियोस, अर्थात जो पोप के जो पदाधिकारी होती हैं, नन्स होती हैं, जो क्रिश्चियन जो रिलीजन में जो नन्स होती हैं, उनको भी दूतों की व्यवस्था से जोड़ा जाता है। तो पेपल लीगेट्स हैं, और भी बहुत सारे मिनिस्टर्स रेजिडेंट हैं, मिनिस्टर्स प्लेनिपोटेशरी हैं, है ना, चार्ज डी अफेयर्स हैं। ये दूतों के अलग अलग प्रकार हैं जो आज के संदर्भ में वियना कन्वेंशन के संदर्भ में कहे गए हैं। लेकिन जब हम प्राचीन समय में बात करते हैं तो इसकी आधारशिला हम देखते हैं कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में रख दिया है। कौटिल्य हैज विविडली डिस्क्राइब्ड अबाउट द मैसेंजर्स, जिसको दूत कहता है, और जो उसका सप्तांग सिद्धांत है, सप्तांग सिद्धांत जो आचार्य कौटिल्य का, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें राजा के दायित्वों के बारे में स्पष्ट किया गया है। राजा के अंग कितने होंगे? 7 अंग होंगे, 7 व्यवस्थाएं यानी 7 अंग होंगे, 7 ऑर्गन्स होंगे राजा के, जिसमें दूत का भी बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। तो देखिए, दूत एक वो व्यवस्था थी प्राचीन व्यवस्था में जो आज भी इसको औपचारिक रूप से वियना कन्वेंशन में इसको स्थान दिया गया है। अब एक दूत ही वो व्यक्ति था राजा का जो दूसरे राजा के साथ संबंध को चलाने का एक बहुत बड़ा दायित्व था। देखिए, प्राचीन समय में हम जानते हैं ये सब कुछ आज की आधुनिक टेक्नोलॉजियां नहीं थी। प्राचीन समय में जो कुछ वार्तालाप होता था, 2 राज्यों के मध्य संदेश होता था, बाय एंड लार्ज दैट वाज कैरिड ऑन थ्रू द मैसेंजर्स, थ्रू द एनवॉयस। मैसेंजर से जिसको अंग्रेजी में कहते हैं एनवॉयस, है ना, दूत जिसको एनवॉयस कहते हैं। रामायण काल में हम जानते हैं, वहाँ नाम सुना अंगद को। अंगद भी राम जी के दूत थे, एनवॉय थे टू द कोर्ट ऑफ रावण। महाभारत काल में भी एनवॉयस का नाम आता है।
दूतों का नाम आता है। और इसीलिए कौटिल्य ने प्राचीन व्यवस्था में दूतों का जो महत्व था उसको बहुत ही रेखांकित किया, उस पर बड़ा प्रकाश डाला है। इसलिए कौटिल्य ने कहा कि दूतों का इतना महत्व होता था कि जब दूत किसी राजा का संदेश लेकर दूसरे राजा के दरबार में जाता था, ही वॉज गिवन अ वेरी सेरिमोनियल डिपार्चर, उसको बड़े धूमधाम से भेजा जाता था। राजा अपना संदेश उसको एक प्रपत्र में लिखवाता था, सुंदर भाषा में लिखवाया जाता था, पूरे सम्मान के साथ दूसरे राजा को संबोधित किया जाता था, और उसमें जो भी संदेश जा रहा उसका पूरा वृत्तांत लिखा जाता था। फिर उसको औपचारिक रूप से उसको कैलेंडर की तरह से रोल करके और उसमें एक रेशम के धागे से बांधकर या जो भी उस समय व्यवस्था रही होगी उसको अच्छे से अच्छा संदेश को एक गेटअप देने के लिए, लुक देने के लिए ये काम किया जाता था। आपने कई सारे टीवी धारावाहिकों में देखा होगा कि जब किसी राजा ने अपना कोई संदेश दूसरे राजा को भिजवाया था, ये बहुत सारे जो टीवी सीरियल्स आए हैं इन दिनों, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई से रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित हो, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित हो, चाहे अन्य जो टीवी सीरियल्स रहे हों, उन सभी सीरियल्स में हमने देखा है कि किस प्रकार से उसको रोल करके एक राजा ने दूतों के माध्यम से अपना संदेश भिजवाया। अब देखिए जब वो संदेश लेकर जाता है दूसरे राज्य को निकलता है, देन ही वॉज प्रोवाइडेड एस्कॉर्ट, आर्म्ड एस्कॉर्ट, अर्थात उसके साथ सशस्त्र सैनिक भी हुआ करते थे। राजा हमेशा अपने दूतों के साथ सशस्त्र सैनिक भेजता था। ही वॉज गार्डेड बाय आर्म्ड सोल्जर्स, पूरे रास्ते भर उसके साथ एस्कॉर्ट जाता था। जैसे आजकल के समय हम देखते हैं वीआईपी चलते हैं तो उसके पायलट कार चलती है या उसके अंगरक्षक चलते हैं। ये शो करता है कि प्राचीन व्यवस्था में एनवॉयस का, ये दूतों का क्या रोल था। इसीलिए हमने कहा कि जब ये हम आज के समय में अंतर्राष्ट्रीय कानून के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें प्राचीन भारत को विस्मृत नहीं करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें स्पष्ट हैं जिस बात को आज स्वीकार किया गया है। भारत के जो प्राचीन भारत में जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस थी, अभी हमने कौटिल्य के द्वारा जो अर्थशास्त्र में दूतों के बारे में जो लिखा, यह सप्तांग सिद्धांत, बहुत कुछ लिखा गया है। उसके लिए तो बहुत लंबा समय हमें चाहिए पूरी बात कहने के लिए, लेकिन यहाँ बस बात आपको केवल इतना स्पष्ट मैं करना चाहता हूँ कि प्राचीन व्यवस्था में विधियों का एक बड़ा, एक ज्वलंत, एक बहुत ही देदीप्यमान एक पूरा वृत्तांत आता है। एक बड़ा ग्लोरियस, वी कैन से देयर वाज अ वेरी ग्लोरियस एरा ऑफ लॉ दैट प्रिवेल्ड इन आवर एंशिएंट इंडिया राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टाइम्स। बिगिनिंग टाइम से तात्पर्य है कि जब से हमारे पास किसी न किसी रूप से साक्ष्य उपस्थित हैं, चाहे सर्कमस्टांशियल एविडेंस हो, चाहे रियल एविडेंस हो, किसी भी माध्यम से, चाहे वो रामायण काल का हो, चाहे महाभारत काल का हो, चाहे किसी विद्वत, किसी मुनिजन ने लिखा हो, चाहे वो मनुस्मृति में हो, चाहे वो धर्मशास्त्रों में हो, चाहे आचार्य कौटिल्य ने अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ में उल्लेख किया हो, बहुत सारी बातें हमारे सामने आज ये स्पष्ट हैं। कौटिल्य ने फिर ये भी बताया कि जब एक शासक आपके साथ दुष्टता करने के लिए कटिबद्ध हो गया है तो आपको भी दुष्टता का प्रत्युत्तर दुष्टता के साथ, यानी उसी प्रकार से देना होगा। दुष्टता तो नहीं, लेकिन हाँ, छल भल का आपको प्रत्युत्तर पूरी तैयारी के साथ देना होगा, पूरी सजगता सतर्कता के साथ देना होगा, क्योंकि आप ऐसे दुष्ट व्यक्ति के साथ आप संत जन का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक शासक को हर प्रकार के कार्य में पारंगत होना चाहिए, निपुण होना चाहिए, तभी वो शासन चला सकता है। संतों के साथ, सज्जनों के साथ उसको वैसा व्यवहार करना चाहिए और दुष्टों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। और भी बहुत सारी बातें कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बात कही है। इसलिए यहाँ पर जब हम आधुनिक दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय विधि की जब हम वार्ता करते हैं, उसका विमर्श करते हैं, उस पर विमर्श करते हैं, तो
हमारा आरंभिक बिंदु हमारा प्राचीन भारत का दर्शन होना चाहिए, प्राचीन भारत की घटनाएं होना चाहिए, घटनाएं और दर्शन दोनों होना चाहिए। प्राचीन भारत में जो सिद्धांत जो प्रचलित थे मर्यादा के रूप में, यही बाद में अनुशासन कहे गए, यही आचरण के नियम कहे गए। इसी को और आगे चलकर आधुनिक समय में इसको कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ कहा गया है, परंपरावादी या परंपरागत अंतर्राष्ट्रीय विधि, यानी जो परंपराओं से जो चली आ रही हैं, यानी सदियों से, वर्षों से, सहस्त्राब्दियों से, फ्रॉम मिलेनियम्स टुगेदर, प्रैक्टिसेस दैट हैव बीन स्टिल बीन कैरिड ऑन, जो आज भी चली आ रही है, विच आर स्टिल कंटिन्यूइंग इवन टू दिस डे, दे आर कॉल्ड एज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। तो जो सहस्त्रों से जो ऐसी परंपराएं चली आ रही हैं वो भी आज अंतर्राष्ट्रीय विधि का एक अंग हो गई हैं। और प्राचीन भारत में बहुत सारी इस प्रकार की जो 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 ये प्रथाएं थीं वो आज आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून का एक हिस्सा बन गई हैं और सॉरी वो आज कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ का पार्ट है और साथ साथ रिटन इंटरनेशनल लॉ यानी कोडिफाइड इंटरनेशनल लॉ का भी पार्ट है। इसीलिए देखिए, जब हम आधुनिक विषयों का जब हम अध्ययन करते हैं तो कभी नहीं भूलना चाहिए कि पूरी तरह से पाश्चात्य है। आज जो पाश्चात्य विषयों का हम अध्ययन करते हैं उसकी सुदूर अतीत में, इन डिस्टेंट पास्ट, द रूट्स आर एम्बेडेड इन द डिस्टेंट पास्ट, सुदूर अतीत में ये सारी उसकी जड़ें समाहित हैं। हमें ये कभी भी नहीं भूलना चाहिए। प्राचीन भारत ने आज की विश्व को बहुत कुछ दिया है, चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे दर्शन हो, चाहे आज का योग हो और चाहे अंतर्राष्ट्रीय विधि हो। तो हमें इस बात का जरूर सम्यक और गहन और गंभीर अध्ययन अवश्य करना चाहिए कि आज का जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, क्या इसमें हम भारतीय अंश हम देख सकते हैं? हम प्राचीन धर्मग्रंथों में क्या आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि का हम दर्शन कर सकते हैं? तो इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है। हम बिल्कुल और बहुत स्पष्ट रूप से हम दर्शन कर सकते हैं और थोड़ा नहीं बहुत अधिक हम दर्शन कर सकते हैं। काफ़ी गहराई में हम देख सकते हैं जो आधुनिक जो कूटनीति है, जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है, मॉडर्न जो इंटरनेशनल लॉ है, मॉडर्न जो वॉरफेयर है, आधुनिक जो युद्ध नीति है, वो सब का बहुत ही विशद और गहन अध्ययन प्राचीन भारत के विविध ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में पर्याप्त मात्रा में, प्रचुर मात्रा में किया गया है। इसलिए जब हम इतिहास के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय विकास की रथ यात्रा के बारे में, विकास की रथ यात्रा के बारे में बात करेंगे तो हमें प्राचीन भारत के योगदान को हमें समझना होगा और हमें उसको स्वीकार करना भी होगा और हमें बातों में, अपनी समझ में उसको पूर्ण रूप से समावेश उसको करना होगा। तो आज की बात मैं यहीं समाप्त करूंगा और अगले वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि रोमन की, ग्रीक की, यहूदियों का क्या योगदान है, जिसे यहूदी का तात्पर्य ज्यूस ने क्या योगदान दिया अंतर्राष्ट्रीय कानून में। साथ ही साथ इसके बारे में बात करेंगे कि रोमन्स के द्वारा क्या योगदान दिया गया है, ग्रीक्स के द्वारा क्या योगदान दिया गया है और फिर मध्यकाल में और आधुनिक समय में क्या हुआ, इसके बारे में आपसे बात करेंगे। तो आज की बात यही समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।